Q1 ब्रिटिश भारत के दौरान अधिनियमित चार्टर अधिनियम 1833 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ब्रिटिश भारत में बजट प्रणाली पहली बार इसी अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी। 2. इसने बंबई और मद्रास के राज्यपालों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर B होल केवल 2। व्याख्या: कथन एक गलत है। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत 1860 में हुई थी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के समय, न कि 1833 के अधिनियम द्वारा। कथन 2 सही है। 1833 के चार्टर अधिनियम ने बंबई और मद्रास के गवर्नरों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी शक्तियां प्रदान की। विकल्प ए और सी गलत हैं क्योंकि कथन एक ऐतिहासिक रूप से असत्य है। विकल्प डी गलत है क्योंकि कथन 2 पूर्णतः सत्य है। Q2 भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों को इस अनुसूची में शामिल किया जा सकता है। 2. भारत में न्यायालय इस अनुसूची में रखे गए किसी भी कानून को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर रद्द नहीं कर सकते। 3. दूसरे संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं A होल केवल 1, B केवल 2, C होल केवल 1 और 2D केवल 2 और 3। उत्तर A केवल 1। व्याख्या: कथन 1 सही है। 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों, मुख्यतः भूमि सुधार को शामिल किया जा सकता है। कथन 2 गलत है। IR कोइल्हो केस 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है यदि वे मौलिक अधिकारों या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं। कथन 3 गलत है। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था, न कि दूसरे द्वारा। विकल्प B, C और D गलत हैं क्योंकि उनमें कथन 2 या 3 शामिल हैं जो कि गलत हैं। Q3 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन I भारत में कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। कथन 2 भारत की संसद एक संप्रभु निकाय है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? A होल कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन I का सही व्याख्या है। B कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 2 कथन I का सही व्याख्या नहीं है। C कथन I सही है लेकिन कथन 2 गलत है। D कथन I गलत है लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर C कथन I सही है लेकिन कथन 2 गलत है। व्याख्या: कथन I सही है। संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद कार्यपालिका सामूहिक रूप से लोकसभा विधायिका का हिस्सा के प्रति उत्तरदायी होती है। कथन 2 गलत है। भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु नहीं है। इसकी शक्तियां लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था और न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति द्वारा सीमित है। विकल्प A, B और D गलत हैं क्योंकि वे कथन 2 को सही मानते हैं। Q4 भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निम्नलिखित के संबंध में निर्देश जारी कर सकती है। 1. किसी राज्य क्षेत्र में रेलवे के लिए सुरक्षात्मक उपाय। 2. राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के उद्देश्य से योजनाओं का क्रियान्वयन। 3. संघ द्वारा घोषित राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के परिवहन और संचार अवसंरचना का रखरखाव। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A केवल 1 और 2B केवल 1 और 3C केवल 2 और 3D 1, 2 और 3। उत्तर B केवल 1 और 3। व्याख्या: कथन 1 और 3 सही है। अनुच्छेद 257 के तहत केंद्र राज्यों को रेलवे की सुरक्षा और राष्ट्रीय सैन्य महत्व के संचार साधनों के रखरखाव के लिए निर्देश दे सकता है। कथन 2 गलत है। संविधान के प्रशासनिक संबंधों के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की योजनाओं के लिए इस प्रकार के अनिवार्य निर्देश जारी करने का विशिष्ट प्रावधान अनुच्छेद 256-257 में रेलवे या संचार की तरह स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है। यद्यपि भाषाई अल्पसंख्यकों और ST के कल्याण हेतु निर्देश दिए जा सकते हैं। विकल्प A, C और D गलत हैं क्योंकि उनमें कथन 2 शामिल है। Q5 संयुक्त राष्ट्र के नरसंहार सम्मेलन जेनोसाइड कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई पहली मानवाधिकार संधि थी। 2. ये सदस्य राष्ट्रों को इसके प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए उचित विधि निर्माण हेतु बाध्य करता है। 3. यह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC को गैर सदस्य देशों में नरसंहार के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की शक्ति प्रदान करता है।
उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए कोल केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर ए केवल 1 और 2। व्याख्या: कथन एक सही है। 1948 में अपनाया गया यह सम्मेलन यूएन महासभा द्वारा अपनाई गई पहली मानवाधिकार संधि थी। कथन 2 सही है। हस्ताक्षरकर्ता देशों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने घरेलू कानून में नरसंहार को रोकने और दंडित करने के प्रावधान करें। कथन 3 गलत है। आईसीसी केवल उन देशों के मामलों में स्वतः अधिकार क्षेत्र रखता है जो रोम स्टैट्यूट के पक्षकार हैं। गैर सदस्य देशों के लिए आईसीसी को शक्ति यूएन सुरक्षा परिषद के संदर्भ रेफरल से मिलती है, न कि सीधे इस कन्वेंशन से। विकल्प बी, सी और डी गलत हैं क्योंकि इनमें कथन 3 शामिल है। Q6 भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. प्रस्तावना न तो विधायिका को शक्तियां प्रदान करती है और न ही उसके अधिकारों पर प्रतिबंध लगाती है। 2. संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल ना, तो 1 और ना ही 2। उत्तर सी होल 1 और 2 दोनों। व्याख्या: कथन 1 सही है। बेरुबारी यूनियन मामले और बाद के निर्णयों के अनुसार प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है और न ही शक्तियों पर सीमा लगाती है। कथन 2 सही है। केशवानंद भारती मामले 1973 के अनुसार अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन संभव है, बशर्ते मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को न बदला जाए। विकल्प ए और बी अपूर्ण है, जबकि विकल्प डी गलत है क्योंकि दोनों कथन सत्य है। Q7 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित उद्देश्यों में से कौन सा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना है? ए होल स्वतंत्रता, बी समानता, सी बंधुत्व, डी होल न्याय। उत्तर सी बंधुत्व। व्याख्या: विकल्प सी सही है। प्रस्तावना में बंधुत्व फ्रेटर्निटी का उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना बताया गया है। विकल्प ए स्वतंत्रता, बी समानता और डी न्याय संविधान के अन्य आदर्श हैं, लेकिन व्यक्ति की गरिमा और अखंडता को जोड़ने वाला विशिष्ट शब्द बंधुत्व है। Q8 भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद भाषा के आधार पर राज्यों की स्थापना की मांग की गई। तदनुसार भारत सरकार ने इस मामले को देखने के लिए विभिन्न आयोगों की नियुक्ति की। इस संदर्भ में निम्नलिखित समितियों आयोगों पर विचार करें। 1. जेवीपी समिति, 2. फजल अली आयोग, 3. धर आयोग। उपर्युक्त समितियों आयोगों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ए होल 1, 2, 3, बी होल 2, 1, 3, सी होल 3, 1, 2, डी होल 3, 2, 1। उत्तर सी फाउल 3, 1, 2। व्याख्या: धर आयोग एस के धार कमीशन जून 1948। जेवीपी समिति जेवीपी कमिटी दिसंबर 1948। फजल अली आयोग फजाल अली कमीशन दिसंबर 1953। अतः सही क्रम 3, 1, 2 है। अन्य सभी विकल्प कालानुक्रमिक रूप से गलत हैं। Q9 मूल नागरिकता अधिनियम 1955 में भारत में राष्ट्रमंडल नागरिकता के प्रावधान शामिल थे। किस संशोधन के माध्यम से इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया? विकल्प ए नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, बी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, सी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, डी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005। उत्तर सी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। व्याख्या: विकल्प सी सही है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा राष्ट्रमंडल नागरिकता कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप की अवधारणा को अधिनियम से हटा दिया गया था। विकल्प ए, बी और डी गलत हैं क्योंकि 1986, 1992 और 2005 के संशोधनों का मुख्य केंद्र जन्म आधारित नागरिकता, लैंगिक समानता और OCI कार्ड जैसे अन्य विषय थे। Q10 समाचारों में अक्सर देखा जाने वाला शब्द डिजिटल संप्रभुता किससे सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? ए सर्वाधिक वंचितों सहित सभी नागरिकों द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग, बी होल सरकार की ओर से न्यूनतम प्रतिबंध के साथ नागरिकों को इंटरनेट तक पहुंच की स्वतंत्रता, सी होल किसी देश की डेटा अवसंरचना और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर घरेलू संस्थाओं का नियंत्रण, डी किसी विशिष्ट राष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में तकनीकी दिग्गजों का बढ़ता प्रभाव। उत्तर सी किसी देश की डेटा अवसंरचना और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर घरेलू संस्थाओं का नियंत्रण। व्याख्या: विकल्प सी सही है।
डिजिटल संप्रभुता का अर्थ है कि किसी राष्ट्र का अपने डिजिटल भाग्य, डेटा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर पूर्ण नियंत्रण हो, न कि विदेशी कंपनियों पर निर्भरता। विकल्प ए डिजिटल समावेशन है, विकल्प बी नेट न्यूट्रलिटी/एक्सेस है और विकल्प डी तकनीकी औपनिवेशिक प्रभाव है। Q11 संविधान में संशोधन करने के लिए भारतीय संसद के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई, संसद के पास संविधान द्वारा गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। कथन 2, किसी भी संवैधानिक संशोधन को संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. हॉल, कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई का सही व्याख्या है। बी. कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 2 कथन आई का सही व्याख्या नहीं है। सी. हॉल, कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी. हॉल, कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर डी. कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। व्याख्या, कथन आई गलत है। संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है, जैसा कि 24वें संशोधन और केशवानंद भारती मामले में स्पष्ट किया गया। कथन 2 सही है। न्यायपालिका ने निर्धारित किया है कि संसद संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह संविधान के आधारभूत ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती। विकल्प ए, बी और सी गलत हैं क्योंकि वे कथन आई को सही मानते हैं। Q12 भारत के संविधान में शक्ति पृथक्करण की विशेषता को शामिल करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए. समाज के अपवंचित वर्गों को पूर्ण न्याय प्रदान करने में न्यायपालिका की सहायता करना। बी. होल श्रम विभाजन और कार्यों की कार्यात्मक विशेषज्ञता। सी. होल सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियंत्रण और संतुलन। डी. सरकार की शाखाओं के बीच शक्तियों के अतिक्रमण को सीमित करके शीघ्र निर्णय लेना। उत्तर सी. सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियंत्रण और संतुलन। व्याख्या, विकल्प सी सही है। शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स का मुख्य उद्देश्य शक्तियों के केंद्रीकरण को रोकना है ताकि कोई भी एक अंग निरंकुश न हो सके। यह चेक एंड बैलेंस सुनिश्चित करता है। विकल्प ए, बी और डी इसके गौण परिणाम या अन्य सिद्धांतों जैसे विशिष्टीकरण या सामाजिक न्याय से संबंधित हैं, न कि शक्ति पृथक्करण के प्राथमिक उद्देश्य से। Would you like me to continue with more questions or focus on a specific topic from these images? Q13 निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं को दर्शाता है? 1. समवर्ती सूची के विषयों पर कानून केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा बनाया जा सकता है। 2. भारत में राज्यों को अपना संविधान बनाने का कोई अधिकार नहीं है। 3. 7वीं अनुसूची में संशोधन केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त कार्रवाई से किया जा सकता है। 4. राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार है। 5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 2, 4 और 5, डी 1, 2, 3, 4 और 5। उत्तर सी केवल 2, 4 और 5। व्याख्या, कथन 1 गलत है। समवर्ती सूची एक संघीय विशेषता के करीब है क्योंकि ये दोनों को शक्ति देती है। हालांकि केंद्र का वर्चस्व इसे झुकाव दे सकता है, लेकिन यह शुद्ध एकात्मक विशेषता नहीं है। कथन 2 सही है। एक एकल संविधान, राज्यों का अलग संविधान न होना एक मजबूत एकात्मक विशेषता है। कथन 3 गलत है। 7वीं अनुसूची में संशोधन के लिए आधे राज्यों की सहमति आवश्यक है, जो एक संघीय फेडरल विशेषता है। कथन 4 सही है। राष्ट्रपति द्वारा विचारार्थ विधेयकों का आरक्षण राज्य विधायिका पर केंद्र के नियंत्रण को दर्शाता है। कथन 5 सही है। CAG एक अखिल भारतीय संस्था है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति केंद्र करता है, जो एकात्मकता को दर्शाता है। विकल्प ए, बी और डी गलत हैं क्योंकि उनमें या तो संघीय विशेषताएं 3 शामिल हैं या सही एकात्मक विशेषता 5 गायब है। Q14 संविधान सभा की समितियों और उनके अध्यक्षों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समिति अध्यक्ष 1. संघीय संविधान समिति BR अंबेडकर। 2. प्रक्रिया समिति के नियम राजेंद्र प्रसाद। 3. राज्यों के साथ वार्ता के लिए समिति सरदार पटेल। 4. संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। उपर्युक्त में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित हैं?
ए होल केवल 1 और 2, बी होल केवल 2 और 3, सी केवल 1, 3 और 4, डी होल केवल 2 और 4। उत्तर डी केवल 2 और 4। व्याख्या। युग्म ए गलत है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। बी आर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। युग्म 2 सही है। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। युग्म 3 गलत है। राज्यों के साथ वार्ता के लिए समिति स्टेट्स कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। युग्म 4 सही है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। विकल्प ए, बी और सी गलत हैं क्योंकि उनमें युग्म 1 या 3 को सही माना गया है। Q15 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। समाचारों में कभी कभी उल्लिखित क्षेत्र। देश 1 सना, ईरान 2 केरमान, यमन 3 हाइफा, इज़राइल। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 3 और डी होल कोई नहीं। उत्तर ए केवल 1। व्याख्या। युग्म 1 गलत है। सना यमन की राजधानी है, ईरान की नहीं। युग्म 2 गलत है। किरमान ईरान का एक शहर है, यमन का नहीं। युग्म 3 सही है। हाइफा इज़राइल का एक प्रमुख बंदरगाह शहर है। विकल्प बी और सी गलत हैं क्योंकि केवल एक युग्म तीसरा सही है। विकल्प डी गलत है क्योंकि कम से कम एक युग्म सही है। Q16 केंद्र और राज्यों द्वारा ऋण लेने के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. संसद केंद्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा ऋण लेने की सीमा निर्धारित करती है। 2. केंद्र द्वारा राज्यों को दिए गए ऋण भारत की समेकित निधि पर भारित होते हैं। 3. केंद्र से किसी भी अवैतनिक ऋण वाले राज्य केंद्र की सहमति के बिना आगे ऋण नहीं जुटा सकते हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर बी केवल 2 और 3। व्याख्या। कथन एक गलत है। संसद केवल केंद्र के ऋण की सीमा निर्धारित करती है। राज्यों के ऋण की सीमा संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाती है। कथन 2 सही है। अनुच्छेद 293 के तहत केंद्र द्वारा राज्यों को दिए गए ऋण या गारंटी भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड पर भारित होते हैं। कथन 3 सही है। यदि किसी राज्य पर केंद्र का पुराना बकाया ऋण है तो वह केंद्र की अनुमति के बिना नया ऋण नहीं ले सकता। विकल्प ए, सी और डी गलत हैं क्योंकि उनमें कथन 1 को सही माना गया है। Q17 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। कथन 2, प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना केंद्र का कर्तव्य है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई का सही व्याख्या है। बी कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 2 कथन आई का सही व्याख्या नहीं है। सी होल कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी होल कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर बी कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 2 कथन आई का सही व्याख्या नहीं है। व्याख्या। कथन आई सही है। अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। कथन 2 सही है। अनुच्छेद 355 केंद्र पर यह कर्तव्य थोपता है कि वो राज्यों की रक्षा करे। व्याख्या। हालांकि दोनों अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों का हिस्सा हैं, लेकिन अनुच्छेद 355 रक्षा का कर्तव्य, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का एकमात्र कारण या सीधी व्याख्या नहीं है। 356 का आधार विशेष रूप से संवैधानिक तंत्र की विफलता है। विकल्प सी और डी गलत हैं क्योंकि दोनों कथन सत्य हैं। Q18 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित आदर्शों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. न्याय का आदर्श रूसी क्रांति से प्रेरित है। 2. स्वतंत्रता का आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। 3. समानता का आदर्श अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए कोल केवल 2, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर बी कॉल केवल 1 और 2। व्याख्या। कथन 1 सही है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श 1917 की रूसी क्रांति से लिए गए हैं। कथन 2 सही है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति 1789-1799 से लिए गए हैं। कथन 3 गलत है। समानता का आदर्श भी फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है,
न कि मुख्य रूप से अमेरिकी संविधान से, हालांकि अमेरिका में अधिकार हैं, पर प्रस्तावना की त्रिमूर्ति फ्रांसीसी स्रोत से है। विकल्प ए, सी और डी गलत हैं, क्योंकि वे या तो कथन 1 को छोड़ रहे हैं या कथन 3 को सही मान रहे हैं। Q19 भारत में अंतर्राज्यीय जल विवादों से उत्पन्न मामलों की सुनवाई और निर्णय लेने का कार्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसको सौंपा गया है? ए होल भारत का सर्वोच्च न्यायालय, बी संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय, सी अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण, डी अंतर्राज्यीय परिषद। उत्तर सी अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण। व्याख्या विकल्प सी सही है। अनुच्छेद 262 के तहत संसद ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 बनाया है, जिसके तहत विशेष न्यायाधिकरण ट्राइब्यूनल्स गठित किए जाते हैं। विकल्प ए और बी गलत हैं। अनुच्छेद 262 के तहत संसद ऐसे विवादों में सर्वोच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर कर सकती है। विकल्प डी गलत है। परिषद एक समन्वयकारी संस्था है, न्यायिक नहीं। Q20 भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। कार्रवाई वो अधिनियम जिसके अंतर्गत ये आता है। 1. भूमि को गैर वन्य उद्देश्यों के लिए परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जब इसे महत्वपूर्ण वन्यजीव आवास CWH के रूप में अधिसूचित किया गया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम WLPA 1972। 2. समुदाय को अपनी बुनियादी अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकासात्मक उद्देश्यों के लिए वन भूमि आवंटित करने के अधिकार को मान्यता देता है। वन अधिकार अधिनियम FRA 2006। 3. सभी भूमि अधिग्रहणों के लिए प्रभावित लोगों के कम से कम 80% की सहमति की आवश्यकता होती है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 LARR अधिनियम। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने सही ढंग से मेल खाते हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। उत्तर ए केवल 1। व्याख्या युग्म 1 गलत है। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट CWH की अवधारणा वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 के तहत परिभाषित है, न कि WLPA 1972 के तहत। WLPA में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है। युग्म 2 सही है। FRA 2006 समुदायों को स्कूलों, डिस्पेंसरी आदि के लिए 13 श्रेणियों में वन भूमि के उपयोग का अधिकार देता है। युग्म 3 गलत है। LARR 2013 के तहत निजी परियोजनाओं के लिए 80% सहमति चाहिए, लेकिन PPP परियोजनाओं के लिए 70% चाहिए। सभी अधिग्रहणों के लिए 80% कहना गलत है। सरकारी परियोजनाओं के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं होती। विकल्प B, C और D गलत हैं, क्योंकि केवल युग्म 2 सही है। Q21 क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर स्थापित किए गए हैं। 2. पूरे देश को 5 क्षेत्रीय परिषदों में विभाजित किया गया है। 3. प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री रोटेशन द्वारा परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। 4. वे राज्यों के भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी भी मामले पर चर्चा कर सकते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? बट हैं। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। उत्तर बी केवल 2 और 4। व्याख्या कथन 1 गलत है। इनकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा की गई थी, ARC की सिफारिश पर नहीं। कथन 2 सही है। अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य में बांटा है। पूर्वोत्तर परिषद अलग कानून से बनी है। कथन 3 गलत है। केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। मुख्यमंत्री रोटेशन से उपाध्यक्ष होते हैं। कथन 4 सही है। ये परिषदें भाषाई अल्पसंख्यकों, सीमा विवादों आदि पर चर्चा कर सकती हैं। विकल्प ए, सी और डी गलत हैं, क्योंकि उनमें कथन 1 या 3 शामिल हैं। Q22 गणतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. गणतंत्र में राज्य का मुखिया हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। 2. गणतंत्र में सभी सार्वजनिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुले होते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। उत्तर सी 1 और 2 दोनों। व्याख्या कथन 1 सही है। गणतंत्र का अर्थ ही ये है कि राज्य का प्रमुख वंशानुगत, जैसे ब्रिटेन में राजा, नहीं बल्कि निर्वाचित होता है। कथन 2 सही है। गणतंत्र का अर्थ राजनीतिक संप्रभुता का लोगों में निहित होना और किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति है, जिससे सभी पद सबके लिए खुले होते हैं। विकल्प ए और बी अपूर्ण हैं,
क्योंकि दोनों बुनियादी सिद्धांत सही हैं। विकल्प डी गलत है। वुड यू लाइक मी टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पेज? Q23 भारत के संविधान में उल्लिखित भारत के क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है, न कि राज्यों का परिसंघ। कथन 2 भारत के राज्यों को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई की सही व्याख्या है। बी कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई की सही व्याख्या नहीं है। सी कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर ए कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई की सही व्याख्या है। व्याख्या कथन आई और 2 दोनों सही हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग 2 कारणों से किया गया। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिका में है, और दूसरा, राज्यों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। व्याख्या चूंकि राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, इसीलिए भारत एक अविनाशी संघ है जो राज्यों का संघ शब्दावली की व्याख्या करता है। विकल्प बी, सी और डी गलत हैं क्योंकि वे या तो व्याख्या को गलत बताते हैं या कथनों को असत्य। Q24 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत बनाया गया था। 2. 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों, डी होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर डी फोल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या कथन 1 गलत है। 1947 का पहला मंत्रिमंडल भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत कार्य कर रहा था, न कि 1935 के अधिनियम के तहत। कथन 2 गलत है। 1947 के अधिनियम ने गवर्नर जनरल के पद को समाप्त नहीं किया, बल्कि उसे एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में बनाए रखा। भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और प्रथम भारतीय सी राजगोपालाचारी बने। विकल्प ए, बी और सी गलत हैं क्योंकि दोनों कथन तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण हैं। Q25 निम्नलिखित में से कौन सा रिकवरी प्रकार उस परिदृश्य का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है जहां अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्से मंदी से उभरते हैं जबकि अन्य में गिरावट जारी रहती है? ए विंडवी सूलो चेक, सी के आकार की रिकवरी, सी यू आकार की रिकवरी, डी डब्ल्यू आकार की रिकवरी, डी डब्ल्यू आकार की रिकवरी। उत्तर बी के आकार की रिकवरी। व्याख्या विकल्प बी सही है। के आकार की रिकवरी तब होती है जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र अलग अलग दरों पर ठीक होते हैं, जैसे तकनीक क्षेत्र ऊपर जाता है जबकि पर्यटन नीचे रहता है। विकल्प ए ऑफ वी आकार त्वरित गिरावट और उतनी ही त्वरित बढ़त। विकल्प सी ऑफ यू आकार रिकवरी में समय लगता है, गिरावट के बाद अर्थव्यवस्था कुछ समय तक निचले स्तर पर रहती है। विकल्प डी ऑफ डब्ल्यू आकार दोहरी गिरावट वाली रिकवरी, डबल डिप रिसेशन। Q26 संघ और उसके क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जा सकने वाले क्षेत्र शामिल हैं। 2. भारत के संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। 3. अधिग्रहित क्षेत्रों को सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए होल केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी होल 1, 2 और 3। उत्तर ए केवल 1 और 3। व्याख्या कथन 1 सही है। भारत का राज्य क्षेत्र टेरिटरी ऑफ इंडिया एक व्यापक अभिव्यक्ति है जिसमें राज्य, यूटीएस और भविष्य में अधिग्रहित क्षेत्र शामिल होते हैं। कथन 2 गलत है। भारत का संघ यूनियन ऑफ इंडिया में केवल राज्य शामिल होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश नहीं। कथन 3 सही है। चूंकि अधिग्रहित क्षेत्र राज्यों की श्रेणी में नहीं होते, उन्हें केंद्र द्वारा सीधे प्रशासित किया जाता है। विकल्प बी, सी और डी गलत हैं क्योंकि वे कथन 2 को सही मानते हैं। Q27 केंद्र राज्य संबंधों में राज्यपाल की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। 2. वह राज्य के प्रशासनिक मामलों के बारे में केंद्र को समय समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। 3. राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के नियंत्रण में या उसके अधीन होता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर ए केवल 1 और 2। व्याख्या: कथन 1 सही है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर सकता है। कथन 2 सही है। राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राज्य की स्थिति पर केंद्र को पाक्षिक या विशेष रिपोर्ट भेजता है। कथन 3 गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में स्पष्ट किया था कि राज्यपाल का कार्यालय एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। ये केंद्र सरकार के अधीन कोई रोजगार या उसके नियंत्रण में नहीं है। विकल्प बी, सी और डी गलत हैं, क्योंकि राज्यपाल का पद केंद्र के अधीन नहीं होता। Q28 भारत जैसी लोकतांत्रिक राजनीति लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत की अवधारणा पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए होल सरकारी शक्ति या भारतीय राज्य की संप्रभुता का स्रोत भारत के लोगों के पास है। बी होल एक स्वतंत्र राष्ट्र की संप्रभु शक्ति संघ विधायिका के पास है। सी भारत के संविधान के प्रमुख रक्षक के रूप में न्यायपालिका की मान्यता प्राप्त है। डी होल सर्वोच्च शक्ति और अधिकार विधानमंडल और न्यायपालिका के बीच संतुलित है। उत्तर ए सरकारी शक्ति या भारतीय राज्य की संप्रभुता का स्रोत भारत के लोगों के पास है। व्याख्या: विकल्प ए सही है। लोकप्रिय संप्रभुता पॉपुलर सॉवरेंटी का अर्थ है कि अंतिम शक्ति जनता वी द पीपल में निहित है। विकल्प बी गलत है। भारत में संसद संप्रभु नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। विकल्प सी और डी न्यायिक समीक्षा और शक्ति संतुलन से संबंधित हैं, न कि संप्रभुता के मूल स्रोत से। Q29 निम्नलिखित पर विचार करें। 1. राज्यों के बीच उत्पन्न हुए विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना। 2. उन विषयों की जांच करना और चर्चा करना जिनमें कुछ या सभी राज्यों या संघ और एक या अधिक राज्यों का साझा हित है। 3. राज्यों में संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू करना। भारत के संविधान के तहत अंतर राज्य परिषद को उपरोक्त में से कितने कर्तव्य सौंपे गए हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल सभी 3, डी होल कोई नहीं। उत्तर बी होल केवल 2। व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर राज्य परिषद इंटरस्टेट काउंसिल को विवादों की जांच और साझा हितों पर चर्चा करने का कार्य सौंपा गया है। कथन 3 गलत है। संसद के कानूनों को राज्यों में लागू करवाना परिषद का संवैधानिक कर्तव्य नहीं है। यह कार्य मुख्य रूप से अनुच्छेद 256 और 257 के तहत केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का हिस्सा है। विकल्प ए, सी और डी गलत हैं, क्योंकि परिषद के पास केवल परामर्शी शक्तियां हैं। Q30 साहिल एक भारतीय नागरिक है और यूएसए की एक बहुराष्ट्रीय निजी क्षेत्र की कंपनी में कार्यरत है। वो पिछले 7 वर्षों से भारतीय वाणिज्य दूतावास में वार्षिक पंजीकरण के बिना यूएसए में रह रहा है। भारत के नागरिकता कानूनों के अनुसार वो निम्नलिखित में से किस तरीके से अपनी नागरिकता खोने के लिए उत्तरदायी है? ए होल त्याग द्वारा, बी समाप्ति द्वारा, सी होल वंचित द्वारा, डी होल पंजीकरण द्वारा। उत्तर सी वंचित द्वारा, डेप्राइवेशन। व्याख्या: विकल्प सी सही है। यदि कोई नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर लगातार 7 वर्षों से रह रहा है और वह छात्र नहीं है या सरकारी सेवा अंतर्राष्ट्रीय संस्था में नहीं है या उसने वार्षिक पंजीकरण नहीं कराया है, तो केंद्र सरकार उसे नागरिकता से वंचित कर सकती है। विकल्प ए त्याग, यह स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ने पर होता है। विकल्प बी समाप्ति, ये किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर स्वतः होती है। विकल्प डी पंजीकरण, यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है, खोने का नहीं। Q31 केंद्र और राज्यों के बीच कार्यों और शक्तियों को सौंपने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार की सहमति से उस सरकार को किसी भी मामले के संबंध में कार्य सौंप सकता है जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है। 2. किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की पूर्व सहमति से उस सरकार को किसी भी मामले के संबंध में कार्य सौंप सकता है जिस पर राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है। 3. राष्ट्रपति राज्य विधायिका की सहमति से राज्य सरकार को किसी भी मामले से संबंधित कार्य सौंप सकते हैं जिस पर संसद की विधायी शक्ति का विस्तार होता है। 4. कोई भी राज्य विधायिका संसद की सहमति से किसी भी मामले से संबंधित कार्य संसद को सौंप सकती है जिस पर राज्य विधायिका की विधायी शक्ति का विस्तार होता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। उत्तर बी होल केवल 2। व्याख्या: कथन 1 सही है। अनुच्छेद 258(1) के तहत राष्ट्रपति राज्य की सहमति से संघ के कार्य सौंप सकता है। कथन 2 सही है। अनुच्छेद 258(a) के तहत राज्यपाल केंद्र की सहमति से राज्य के कार्य सौंप सकता है। कथन 3 गलत है। राष्ट्रपति राज्य सरकार
कार्यपालिका को कार्य सौंपता है। इसके लिए राज्य विधायिका की सहमति शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 258 में नहीं है। कथन 4 गलत है। राज्य विधायिका संसद को कार्य सौंपने का ऐसा कोई प्रावधान अनुच्छेद 258/258 में नहीं है। अनुच्छेद 252 के तहत कानून बनाने का अनुरोध अलग है। विकल्प ए, सी और डी गलत हैं, क्योंकि केवल पहले दो कथन प्रशासनिक संबंधों के अनुरूप हैं। Q32 करों और उनके संग्रह और वितरण की योजना के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। कर संग्रहण एवं वितरण की योजना। 1. विनिमय बिलों पर स्टाम्प शुल्क केवल केंद्र द्वारा लगाया, एकत्र और विनियोजित किया जाता है। 2. खनिज अधिकार पर कर केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है और राज्यों द्वारा विनियोजित किया जाता है। 3. प्रतिभूति लेनदेन कर केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है और केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित हैं? ए होल केवल 1 और 3B केवल 2, सी केवल 2 और 3D केवल 3। उत्तर डी केवल 3। व्याख्या। युग्म 1 गलत है। अनुच्छेद 268 के तहत स्टाम्प शुल्क केंद्र द्वारा लगाया जाता है, लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। युग्म 2 गलत है। खनिज अधिकारों पर कर मुख्य रूप से राज्य सूची का विषय है, प्रविष्टि 50, अतः इसे राज्य ही लगाते और एकत्र करते हैं, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन। युग्म 3 सही है। अनुच्छेद 270 के तहत ये कर केंद्र द्वारा एकत्र किया जाता है और वित्त आयोग की सिफारिश पर वितरित किया जाता है। विकल्प ए, बी और सी गलत हैं, क्योंकि उनमें युग्म 1 या 2 को सही माना गया है। Q33 भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. राज्यों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए भारत के सभी राज्यों को राज्यसभा में समान संख्या में सीटें आवंटित की जाती हैं। 2. भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार विशेष रूप से संसद में निहित है। राज्य विधानमंडलों को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है। 3. अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? एक होल केवल 2B केवल 1 और 2C केवल 2 और 3D 1, 2 और 3। उत्तर सी केवल 2 और 3। व्याख्या। कथन 1 गलत है। अमेरिका के विपरीत भारत में राज्यसभा की सीटें जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाती हैं, चौथी अनुसूची, इसलिए सभी राज्यों की सीटें समान नहीं हैं, जैसे यूपी vs सिक्किम। कथन 2 सही है। संविधान संशोधन की पहल केवल संसद में हो सकती है। राज्य विधानमंडल संशोधन विधेयक पेश नहीं कर सकते। कथन 3 सही है। अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां रेजिड्यूरी पावर्स संसद के पास हैं। विकल्प ए और बी अपूर्ण हैं, जबकि विकल्प डी गलत है, क्योंकि कथन 1 असत्य है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगले पृष्ठों के साथ जारी रखूं? Q34 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया। इस संदर्भ में निम्नलिखित विषयों पर विचार करें। 1. शिक्षा। 2. वन। 3. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। 4. वजन और माप। 5. श्रम विवाद। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उपरोक्त में से कितने विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? एक होल केवल 2, बी होल केवल 3, सी होल केवल 4, डी सभी 5। उत्तर बी केवल 3। व्याख्या। सही विषय। 42वें संशोधन द्वारा 5 विषयों को स्थानांतरित किया गया था। शिक्षा 1, वन 2, वजन और माप 4, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन। कथन 3 और 5 गलत हैं। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण और श्रम विवाद पहले से ही समवर्ती सूची में थे या अन्य संशोधनों प्रावधानों से संबंधित हैं, वे इन 5 विशिष्ट विषयों में नहीं थे। विकल्प ए, सी और डी गलत हैं, क्योंकि केवल 1, 2 और 4 इस सूची का हिस्सा हैं। Q35 आवश्यकता की स्वीकृति। AON शब्द को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ के साथ देखा जाता है? ए होल रक्षा उपकरणों की खरीद। बी फुल भारत में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए आवश्यक उपकरणों का आयात। सी कोल भारत से अन्य देशों को डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का निर्यात। डी विदेशी शैक्षणिक संस्थानों को भारत में अपने परिसर स्थापित करने की अनुमति देना। उत्तर ए रक्षा उपकरणों की खरीद। व्याख्या। विकल्प ए सही है। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी AON रक्षा खरीद प्रक्रिया डैप का पहला कदम है। यह रक्षा अधिग्रहण परिषद डैक द्वारा दी जाने वाली मंजूरी है।
विकल्प बी, सी और डी गलत हैं क्योंकि ये शब्दावली विशेष रूप से सैन्य और रक्षा सौदों से जुड़ी है। Q36 भारत की संसद कानून द्वारा 1. किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। 2. किसी भी राज्य का क्षेत्रफल कम कर सकती है। 3. किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। 4. किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। उत्तर डी सभी 4। व्याख्या: कथन 1, 2, 3 और 4 सही हैं। अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति देता है कि वह साधारण बहुमत से किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, सीमा बदल सकती है या नाम बदल सकती है। विकल्प ए, बी और सी गलत हैं क्योंकि ये सभी शक्तियां संसद के पास सुरक्षित हैं। Q37 लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई, लिखित संविधान की उपस्थिति लोकतंत्र की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। कथन 2, एक लिखित संविधान सरकार की शक्ति को सीमित करता है और नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा करता है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई के लिए सही व्याख्या है। बी, कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई के लिए सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी, कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर डी, कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। व्याख्या: कथन आई गलत है। लिखित संविधान लोकतंत्र के लिए अनिवार्य नहीं है। ब्रिटेन एक जीवंत लोकतंत्र है लेकिन वहां लिखित संविधान नहीं है। कथन 2 सही है। लिखित संविधान शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करता है जिससे सरकार की शक्तियां सीमित, लिमिटेड गवर्नमेंट होती हैं। विकल्प ए, बी और सी गलत हैं क्योंकि वे कथन आई को सही मानते हैं। Q38 भारतीय नागरिकों के संबंध में निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें। 1. एक नागरिक द्वारा भारत के संविधान के प्रति निष्ठाहीनता प्रदर्शित करना। 2. किसी नागरिक का स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करना, सिवाय उस स्थिति के जब भारत किसी युद्ध में संलग्न हो। 3. पंजीकरण या देशीकरण के बाद 5 वर्षों के भीतर किसी नागरिक का किसी देश में 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए कारावासित होना। उपर्युक्त में से कितनी स्थितियों में कोई व्यक्ति समाप्ति के कारण भारतीय नागरिकता खो देता है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। उत्तर ए, केवल 1। व्याख्या: कथन 1 और 3 गलत हैं। ये स्थितियां नागरिकता से वंचित, डेप्रिवेशन करने की श्रेणी में आती हैं, समाप्ति की नहीं। कथन 2 सही है। ये समाप्ति, टर्मिनेशन का मामला है। जब कोई स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। विकल्प बी, सी और डी गलत हैं क्योंकि केवल दूसरी स्थिति समाप्ति कहलाती है। Q39 संविधान सभा के पहले सत्र में पेश किए गए उद्देश्य संकल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसने भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया। 2. इसने अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के लिए पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया। 3. इसने भारत के लोगों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता की गारंटी दी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए होल केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर डी 1, 2 और 3। व्याख्या: कथन 1, 2 और 3 सही हैं। पंडित नेहरू द्वारा पेश उद्देश्य संकल्प ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में भारत को संप्रभु गणराज्य बनाने, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने और सामाजिक आर्थिक समानता सुनिश्चित करने की बात की गई थी। विकल्प ए, बी और सी अपूर्ण हैं क्योंकि तीनों बिंदु संकल्प का हिस्सा थे। Q40 यदि किसी व्यक्ति को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नामित आतंकवादी घोषित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संभावित परिणाम होगा? ए होल व्यक्ति की संपत्ति सरकार द्वारा स्वचालित रूप से जब्त कर ली जाती है। बी होल व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता स्वतः खो देता है। सी व्यक्ति को जमानत की संभावना के बिना अधिकतम 180 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। डी होल व्यक्ति केवल न्यायिक तरीकों से ही ऐसे पदनाम को रद्द कर सकता है। उत्तर सी व्यक्ति को जमानत की संभावना के बिना अधिकतम 180 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। व्याख्या: विकल्प सी सही है। यूएपीए के तहत जांच एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 180 दिन तक का समय मिल सकता है और जमानत मिलना बहुत कठिन होता है। विकल्प ए गलत है। संपत्ति जब्ती के लिए एक कानूनी प्रक्रिया है, ये स्वचालित नहीं होती। विकल्प बी गलत है।
आतंकी घोषित होने से नागरिकता स्वतः नहीं जाती। विकल्प डी गलत है। इसके लिए एक प्रशासनिक समीक्षा समिति रिव्यू कमेटी का प्रावधान भी है। Q41 भारत के संविधान के अनुसार किसी राज्य में रेलवे की सुरक्षा के लिए संघ के निर्देशों के अनुपालन में होने वाली अतिरिक्त लागत से संबंधित विवाद की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन मध्यस्थ नियुक्त करता है? ए होल संबंधित राष्ट्रपति, बी होल संबंधित राज्य का राज्यपाल, सी होल संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी होल भारत के मुख्य न्यायाधीश। उत्तर डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। व्याख्या विकल्प डी सही है। अनुच्छेद 257 के तहत यदि रेलवे सुरक्षा निर्देशों के खर्च पर केंद्र और राज्य के बीच सहमति नहीं बनती तो भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI द्वारा नियुक्त मध्यस्थ आर्बिट्रेटर इसका निर्धारण करता है। विकल्प ए, बी और सी गलत हैं क्योंकि संवैधानिक प्रावधान विशेष रूप से CJI को ये शक्ति देता है। Q42 संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए होल यह उन सभी राज्यों में लागू है जहां अनुसूचित जनजातियां राज्य की आबादी का 40% से अधिक हैं। बी होल ये क्षेत्र राज्य विधानमंडल के साथ साथ राज्य कार्यकारिणी के अधिकार से बाहर हैं। सी केवल राष्ट्रपति ही इन क्षेत्रों में स्वायत्त जिलों को व्यवस्थित और पुनर्गठित कर सकता है। डी राज्य के उच्च न्यायालय का इन क्षेत्रों में अधिकार क्षेत्र है। उत्तर डी राज्य के उच्च न्यायालय का इन क्षेत्रों में अधिकार क्षेत्र है। व्याख्या विकल्प डी सही है। छठी अनुसूची के क्षेत्रों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पर संबंधित उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बना रहता है। विकल्प ए गलत है। यह केवल 4 विशिष्ट राज्यों पर लागू है। विकल्प बी गलत है। ये क्षेत्र राज्य की कार्यकारिणी शक्ति के अधीन ही रहते हैं। विकल्प सी गलत है। स्वायत्त जिलों की सीमाओं को बदलने या पुनर्गठित करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। Q43 विवेकाधीन अनुदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. केंद्र के लिए राज्यों को ये अनुदान देने की कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। 2. राज्य ये अनुदान केवल उन्हीं सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए दे सकते हैं जो उनके विधायी अधिकार क्षेत्र में हैं। 3. वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही केंद्र राज्यों को ये अनुदान आवंटित करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए कोल केवल 1, बी कोल केवल 1 और 3, सी कोल केवल 2, डी कोल केवल 1 और 2। उत्तर ए केवल 1। व्याख्या कथन 1 सही है। अनुच्छेद 282 के तहत दिए जाने वाले अनुदान स्वैच्छिक होते हैं। केंद्र इन्हें देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। कथन 2 गलत है। राज्य और केंद्र दोनों अपनी विधायी शक्तियों के बाहर के सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भी अनुदान दे सकते हैं। कथन 3 गलत है। विवेकाधीन अनुदान वित्त आयोग की सिफारिशों के बाहर होते हैं। संवैधानिक अनुदान अनुच्छेद 275 वाले सिफारिश पर होते हैं। विकल्प बी, सी और डी गलत हैं क्योंकि इनमें गलत कथनों को सही माना गया है। Q44 भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषा का पर्याप्त ज्ञान नागरिकता प्राप्त करने के मानदंडों में से एक है। ए होल पंजीकरण द्वारा, बी होल देशीयकरण द्वारा, सी होल जन्म द्वारा, डी होल क्षेत्र के निगमन द्वारा। उत्तर बी देशीयकरण द्वारा। व्याख्या विकल्प बी सही है। देशीयकरण नेचुरलाइजेशन के माध्यम से नागरिकता पाने के लिए एक शर्त यह है कि व्यक्ति को 8वीं अनुसूची की किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान हो। विकल्प ए, सी और डी के लिए भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य शर्त नहीं है। Q45 भारत स्कायर किलोमीटर एरे SKA परियोजना का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन सा इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य है? ए मिसाइल रक्षा प्रणालियों की प्रभावशीलता का पता लगाना, बी होल ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का अन्वेषण एवं विश्लेषण करना, सी होल त्रिपक्षीय अंतरिक्ष आधारित दूरबीनों का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण तरंगों का सटीक पता लगाना, डी नाभिकीय संलयन प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा का दोहन करना। उत्तर बी फोल ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का अन्वेषण एवं विश्लेषण करना। व्याख्या विकल्प बी सही है। SKA दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाने की एक अंतर्राष्ट्रीय कोशिश है जिसका उद्देश्य खगोल भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान के रहस्यों को सुलझाना है। विकल्प ए, सी और डी गलत हैं क्योंकि इनका संबंध रक्षा, गुरुत्वाकर्षण तरंगों या परमाणु ऊर्जा से नहीं है। Q46 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान के अनुसार संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग JSPSC 1 संबंधित राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा स्थापित किया जा सकता है। 2 प्रत्येक संबंधित राज्य के राज्यपालों को उस राज्य के संबंध में आयोग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों, डी होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर बी होल केवल 2। व्याख्या: कथन 1 गलत है। जेएसपीएससी की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा नहीं। कथन 2 सही है। जेएसपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। विकल्प ए, सी और डी गलत हैं, क्योंकि कथन 1 में स्थापना की प्रक्रिया गलत दी गई है। क्या मैं अगले पृष्ठों के साथ आपकी सहायता करूं? Q47 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई, भारत सरकार केवल संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से अपना क्षेत्र किसी विदेशी राज्य को सौंप सकती है। कथन 2, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने की संसद की शक्ति भारतीय क्षेत्र के अध्यर्पण सेशन को कवर नहीं करती है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई की व्याख्या करता है। बी होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन आई की व्याख्या नहीं करता है। सी होल कथन आई सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। डी होल कथन आई गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर ए, कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई की व्याख्या करता है। व्याख्या: कथन आई और 2 दोनों सही हैं। बेरुबारी यूनियन मामले 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी राज्य का क्षेत्र तो कम कर सकती है, लेकिन वह भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंप सीडी नहीं सकती। ऐसा करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन अनिवार्य है। व्याख्या: चूंकि अनुच्छेद 3 क्षेत्र के अध्यर्पण सेशन को कवर नहीं करता है, इसीलिए संशोधन आवश्यक हो जाता है। विकल्प बी, सी और डी गलत हैं, क्योंकि वे इस संवैधानिक संबंध को सही ढंग से नहीं दर्शाते। Q48 अंतर्राज्य जल विवाद न्यायाधिकरणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. न्यायाधिकरण के निर्णय अंतिम होते हैं और विवाद के पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं। 2. वर्तमान में भारत में 6 अंतर्राज्य जल विवाद न्यायाधिकरण कार्यरत हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों, डी होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर ए, केवल 1। व्याख्या: कथन 1 सही है। अंतर्राज्य जल विवाद अधिनियम 1956 के अनुसार न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम और संबंधित राज्यों के लिए बाध्यकारी होता है। कथन 2 गलत है। वर्तमान में भारत में सक्रिय न्यायाधिकरणों की संख्या 6 से अधिक है, जैसे कृष्णा, कावेरी, महानदी, महादई, वंशधारा आदि। यह संख्या समय समय पर बदलती रहती है और वर्तमान में कार्यरत मुख्य न्यायाधिकरणों की संख्या 9 के करीब है। विकल्प बी, सी और डी गलत हैं, क्योंकि कथन 2 संख्यात्मक रूप से सटीक नहीं है। Q49 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई, किसी राज्य के राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन एक रोजगार है। कथन 2, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई की व्याख्या करता है। बी होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन आई की व्याख्या नहीं करता है। सी होल कथन आई सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। डी होल कथन आई गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर डी, कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। व्याख्या: कथन आई गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है, यह केंद्र सरकार के अधीन कोई रोजगार नहीं है। कथन 2 सही है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। विकल्प ए, बी और सी गलत हैं, क्योंकि वे कथन आई को सही मानते हैं। Q50 हाल ही में समाचारों में देखे गए जैव कीटनाशक ट्राइकोलिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसमें मिट्टी के जीवाणु के जीन होते हैं जो पौधों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट वायरस और कवक को मार सकते हैं। 2. यह मिट्टी की अम्लता को निष्क्रिय करके पौधों के विकास को बढ़ावा देता है। 3. इसे भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR द्वारा विकसित किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। उत्तर बी होल केवल 2। व्याख्या: कथन 1 सही है। ट्राइकोलिन एक सूक्ष्मजीव आधारित कीटनाशक है जो मिट्टी जनित कवक और वायरस से पौधों को बचाता है। कथन 2 गलत है। इसका मुख्य कार्य रोग नियंत्रण है, यह मिट्टी की अम्लता को निष्क्रिय करने वाला एजेंट नहीं है। कथन 3 सही है।
इसे काली मिर्च जैसी फसलों की सुरक्षा के लिए IISR कोझिकोड द्वारा विकसित किया गया है। विकल्प ए, सी और डी गलत हैं, क्योंकि केवल 1 और 3 सही हैं। Q51 राज्य चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा उन्हें हटाया भी जा सकता है। 2. राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और कार्यकाल राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 3. राज्य निर्वाचन आयोग संबंधित राज्य में पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान बनाता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए. केवल 1B, केवल 2C, केवल 3D, कोई नहीं। उत्तर बी, फॉल केवल 2। व्याख्या: कथन एक गलत है। राज्यपाल नियुक्ति तो करता है लेकिन हटा नहीं सकता। उन्हें उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। कथन 2 सही है। अनुच्छेद 243 के तहत सेवा शर्तें और कार्यकाल का निर्धारण राज्यपाल करता है, विधानमंडल के कानूनों के अधीन। कथन 3 गलत है। पंचायतों के चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है। चुनाव आयोग केवल चुनाव का संचालन और नियंत्रण करता है। विकल्प ए, सी और डी गलत हैं, क्योंकि वे संवैधानिक शक्तियों के वितरण के विपरीत हैं। Q52 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई, सिक्किम में पंचायतों की 2 स्तरीय प्रणाली है। कथन 2, सिक्किम के राज्यपाल के पास सिक्किम की आबादी के विभिन्न वर्गों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने के लिए एक न्यायसंगत व्यवस्था करने की विशेष जिम्मेदारी है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई का सही व्याख्या है। बी, होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई के लिए सही व्याख्या नहीं है। सी, होल कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी, होल कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर बी, कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई के लिए सही व्याख्या नहीं है। व्याख्या: कथन आई सही है। सिक्किम में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत है। कथन 2 सही है। अनुच्छेद 371F के तहत सिक्किम के राज्यपाल को वहां के लोगों की उन्नति के लिए विशेष जिम्मेदारी दी गई है। व्याख्या: हालांकि दोनों कथन सही हैं, लेकिन राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी का पंचायतों के 2 स्तरीय होने से कोई सीधा व्याख्यात्मक संबंध नहीं है। विकल्प ए, सी और डी गलत हैं। Q53 निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में नहीं है? ए, होल महाराष्ट्र, बी, होल गुजरात, सी, असम, डी, होल मध्य प्रदेश। उत्तर डी, मध्य प्रदेश। व्याख्या: विकल्प डी सही है। अनुच्छेद 371 में मध्य प्रदेश के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। विकल्प ए, बी और सी गलत हैं, क्योंकि अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के लिए तथा 371 में असम के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। Q54 भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज के रूप में वर्णित किया गया है क्योंकि ए, फोल इसमें लगातार संशोधन एवं परिवर्तन होते रहते हैं। बी, होल यह विकासशील सामाजिक आवश्यकताओं और मूल्यों के अनुकूल होता है। सी, इसमें भारत के अतीत का विस्तृत ऐतिहासिक विवरण शामिल है। डी, ये भारतीय मूल्यों और सिद्धांतों का चार्टर है। उत्तर बी, यह विकासशील सामाजिक आवश्यकताओं और मूल्यों के अनुकूल होता है। व्याख्या: विकल्प बी सबसे सटीक है। जीवंत होने का अर्थ है कि संविधान समय के साथ बदलती परिस्थितियों और समाज की नई आकांक्षाओं के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता रखता है। विकल्प ए, सी और डी संविधान की विशेषताएं तो हो सकती हैं, लेकिन जीवंत दस्तावेज शब्द की मुख्य परिभाषा विकल्प बी में है। Q55 डायरेक्ट टू सेल सैटेलाइट प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यद्यपि ये उपग्रह से मोबाइल फोन तक डेटा का सीधा स्थानांतरण संभव बनाता है, लेकिन ये ध्वनि डेटा को सीधे प्रेषित नहीं कर सकता। 2. यह साइबर खतरों से पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि इसमें संचार प्रयोजनों के लिए किसी भी जमीनी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं होती है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? एक, होल केवल 1, बी, होल केवल 2, सी, होल 1 और 2, दोनों डी, होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर डी, फोल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या: कथन एक गलत है। आधुनिक डायरेक्ट टू सेल तकनीक वॉयस, ध्वनि, टेक्स्ट और डेटा तीनों को सीधे मोबाइल तक भेजने में सक्षम है। कथन 2 गलत है। कोई भी तकनीक पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती। सैटेलाइट लिंक को भी इंटरसेप्ट या हैक किया जा सकता है। साथ ही इसके लिए बैकएंड में कुछ ग्राउंड स्टेशनों की आवश्यकता होती ही है। विकल्प ए, बी और सी गलत हैं,
क्योंकि दोनों कथन अतिशयोक्तिपूर्ण या तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण हैं। Q56 अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अखिल भारतीय सेवाएं पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती हैं। 2. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के आचरण के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों में निहित है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर C होल 1 और 2 दोनों। व्याख्या: कथन 1 सही है। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत केंद्र सरकार इन सेवाओं के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत है। कथन 2 सही है। राज्य सरकार अधिकारियों पर तात्कालिक अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसे निलंबन कर सकती है, लेकिन अंतिम बड़ी सजा जैसे बर्खास्तगी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। अतः दोनों को अधिकार प्राप्त हैं। विकल्प A, B और D गलत हैं, क्योंकि वे इस साझा नियंत्रण व्यवस्था को अधूरा बताते हैं। Q57 भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? A. संविधान में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान नहीं है कि उचित प्रतिबंधों में क्या क्या शामिल है। B होल किसी कानून की तर्कसंगतता केवल मूल प्रावधानों के आधार पर निर्धारित की जाती है, न कि उसके प्रक्रियात्मक प्रावधानों के आधार पर। C होल किसी प्रतिबंध की तर्कसंगतता का निर्धारण वस्तुनिष्ठ तरीके से उन व्यक्तियों के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए जिन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। D राज्य किसी अनुसूचित जनजाति के निवास की स्वतंत्रता के संबंध में उसके हितों के संरक्षण के संबंध में कानून बना सकता है। उत्तर D राज्य किसी अनुसूचित जनजाति के निवास की स्वतंत्रता के संबंध में उसके हितों के संरक्षण के संबंध में कानून बना सकता है। व्याख्या: विकल्प D सही है। अनुच्छेद 19(5) विशेष रूप से राज्य को यह शक्ति देता है कि वह आम जनता के हित में या अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए संचरण या निवास की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सके। विकल्प A गलत है। संविधान के संबंधित अनुच्छेदों जैसे 19(2) से 19(6) में प्रतिबंधों के आधार स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। विकल्प B गलत है। तर्कसंगतता मूल और प्रक्रियात्मक दोनों आधारों पर जांची जाती है। विकल्प C गलत है। तर्कसंगतता का निर्धारण उद्देश्यपूर्ण ऑब्जेक्टिव मानकों पर न्यायालय द्वारा किया जाता है, न कि केवल प्रभावित व्यक्ति के निजी दृष्टिकोण से। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगले पृष्ठों के साथ आपकी मदद करूं? Q58 भारत का संविधान एकीकृत न्यायपालिका के सिद्धांत का पालन करता है, जिसका अर्थ है A होल न्यायालयों की एक ही प्रणाली केंद्रीय तथा राज्य दोनों कानूनों को लागू करती है। B सर्वोच्च न्यायालय को निचली अदालतों की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार है। C होल भारत में सभी न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। D होल सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याता है। उत्तर A न्यायालयों की एक ही प्रणाली केंद्रीय तथा राज्य दोनों कानूनों को लागू करती है। व्याख्या: विकल्प A सही है। एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ है कि भारत में शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है और उसके नीचे उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय हैं, जो केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों पर निर्णय देते हैं। विकल्प B, C और D गलत हैं। हालांकि ये कथन सत्य हैं, लेकिन ये एकीकृत न्यायपालिका की मूल परिभाषा को नहीं दर्शाते। Q59 भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बाएं हैं। 1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग V के अंतर्गत निर्धारित हैं। 2. भारतीय संविधान का भाग VI उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरणों से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें। A केवल 1, B केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर A केवल 1। व्याख्या: कथन 1 सही है। संघ की न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन भाग V अनुच्छेद 124-147 में है। कथन 2 गलत है। भाग VI में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय हैं, लेकिन न्यायाधिकरण ट्राइब्यूनल्स भाग 14A में दिए गए हैं। विकल्प B, C और D गलत हैं क्योंकि न्यायाधिकरण भाग VI का हिस्सा नहीं है। Q60 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका लक्ष्य 2017 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2026 तक वायुमंडलीय कणिका पदार्थ 10 PM10 सांद्रता में 40% की कमी लाना है। 2. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले शहरों की पहचान करने के लिए जिम्मेदार है।
3. इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए धन का उपयोग केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन शहरी के माध्यम से किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। उत्तर सी तीनों। व्याख्या: कथन 1, 2 और 3 सही हैं। एनसीएपी का लक्ष्य 2026 तक PM10 में 40% कमी लाना है। सीपीसीबी गैर प्राप्ति वाले शहरों नॉन अटेनमेंट सिटीज की पहचान करता है और इसके लिए विभिन्न योजनाओं से धन का अभिसरण कन्वर्जेंस किया जाता है। विकल्प ए, बी और डी गलत हैं क्योंकि सभी तीनों बिंदु कार्यक्रम के आधिकारिक प्रावधानों के अनुरूप हैं। Q61 भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 1. भारतीय राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। 2. कल्याणकारी राज्य का विचार। 3. संसदीय प्रणाली। 4. न्याय तक प्रभावी पहुंच। 5. न्यायिक सर्वोच्चता। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में उपर्युक्त में से कितनों को भारतीय संविधान के मूल ढांचे के भाग के रूप में मान्यता दी गई है? ए होल केवल 2, बी होल केवल 3, सी होल केवल 4, डी सभी 5। उत्तर सी केवल 4। व्याख्या: सही विशेषताएं 1, 2, 3 और 4 को सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा माना है। कथन 5 गलत है। भारत में न्यायिक सर्वोच्चता जुडिशियल सुप्रीमेसी नहीं, बल्कि संविधान की सर्वोच्चता और न्यायिक समीक्षा मूल ढांचा है। न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिकी प्रणाली की विशेषता है। विकल्प ए, बी और डी गलत हैं क्योंकि पांचवीं विशेषता मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। Q62 भारत की संविधान सभा के 2 अलग अलग कार्य थे, अर्थात स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और देश के लिए सामान्य कानून बनाना। जब भी विधानसभा एक संविधान निकाय के रूप में मिलती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने विधानसभा की अध्यक्षता की जब ये एक विधायी निकाय के रूप में मिलती थी? ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बी, होलजीवी मावलंकर। सी, HC मुखर्जी। डी, VT कृष्णामाचारी। उत्तर बी, GV मावलंकर। व्याख्या: विकल्प बी सही है। जब संविधान सभा संसद विधायी निकाय के रूप में कार्य करती थी तब GV मावलंकर इसके अध्यक्ष होते थे। विकल्प ए, सिन्हा प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। विकल्प सी और डी उपाध्यक्ष थे। Q63 प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट शब्द को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में परिभाषित किया गया है। 2. एक पुलिस स्टेशन 0 FIR दर्ज कर सकता है, भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया हो। 3. केवल वही व्यक्ति FIR दर्ज करा सकता है जो या तो अपराध का पीड़ित हो या अपराध का प्रत्यक्षदर्शी हो। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। उत्तर ए केवल 1। व्याख्या: कथन 2 सही है। 0 FIR किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है जिसे बाद में संबंधित थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कथन 1 गलत है। FIR शब्द को CRPC या अब BNSS में कहीं भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि धारा 154 इसके बारे में है। कथन 3 गलत है। कोई भी व्यक्ति जिसे अपराध की जानकारी हो, चाहे वो पीड़ित हो या नहीं, FIR दर्ज करा सकता है। विकल्प बी, सी और डी गलत हैं क्योंकि केवल दूसरा बिंदु सही है। Q64 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित संसद के अधिनियम नागालैंड पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि राज्य विधानसभा एक प्रस्ताव द्वारा ऐसा निर्णय न ले? 1. नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं। 2. नागा प्रथागत कानून और प्रक्रिया। 3. नागा प्रथागत कानून के अनुसार निर्णय लेने वाले सिविल और आपराधिक न्याय का प्रशासन। 4. भूमि और उसके संसाधनों का स्वामित्व और हस्तांतरण। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। उत्तर डी 1, 2, 3 और 4। व्याख्या: कथन 1, 2, 3 और 4 सही हैं। अनुच्छेद 371A के तहत नागालैंड को इन चारों विषयों पर विशेष सुरक्षा प्राप्त है। संसद का कोई भी कानून इन मामलों में तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्य विधानसभा सहमति न दे। विकल्प ए, बी और सी अपूर्ण हैं। Q65 निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप युग्म एक दूसरे से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? ए होल अंडमान और निकोबार, बी होल निकोबार और सुमात्रा, सी होल मालदीव और लक्षद्वीप, डी होल सुमात्रा और जावा। उत्तर सी मालदीव और लक्षद्वीप। व्याख्या: विकल्प सी सही है।
8 डिग्रीज चैनल मालदीव दक्षिण और लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप उत्तर को अलग करता है। विकल्प ए 10 डिग्रीज चैनल द्वारा अलग होते हैं। विकल्प बी ग्रैंड चैनल द्वारा अलग होते हैं। Q66 भारतीय संविधान के लागू होने के बाद भारत में कर उन्मुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. किसी राज्य में केंद्र की संपत्ति को राज्य या उस राज्य के किसी प्राधिकरण द्वारा लगाए गए सभी करों से छूट प्राप्त होती है। 2. केंद्र सरकार द्वारा निर्मित निगम या कंपनियां राज्य या स्थानीय कराधान से मुक्त होती हैं। 3. किसी राज्य की संपत्ति और आय, जिसमें राज्यों द्वारा या उनकी ओर से किए गए व्यापार और कारोबार से प्राप्त सभी आय शामिल हैं, को केंद्रीय कराधान से छूट दी गई है। 4. किसी राज्य के भीतर स्थित स्थानीय प्राधिकरणों की संपत्ति और आय को केंद्रीय कराधान से छूट दी गई है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1B केवल 1 और 3C केवल 2 और 4D केवल 1, 3 और 4। उत्तर ए केवल 1। व्याख्या: कथन 1 सही है। अनुच्छेद 285 के तहत केंद्र की संपत्ति को राज्य के करों से छूट प्राप्त है। कथन 2 गलत है। केंद्र के निगम या कंपनियां कानूनी संस्थाएं हैं, उन्हें संपत्ति की तरह कर छूट नहीं मिलती जब तक कि संसद कानून न बनाए। कथन 3 गलत है। राज्यों के व्यापारिक कार्यों से प्राप्त आय पर केंद्र कर लगा सकता है। अनुच्छेद 289(2). कथन 4 गलत है। स्थानीय निकायों को केंद्रीय करों से ऐसी कोई सामान्य संवैधानिक छूट प्राप्त नहीं है। विकल्प बी, सी और डी गलत हैं, क्योंकि उनमें त्रुटिपूर्ण कथन शामिल हैं। Q67 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई, भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। कथन 2, भारत के संविधान के भाग 3 में उल्लिखित कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत संवैधानिक अपवादों और सीमाओं के अधीन है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई की व्याख्या करता है। बी होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन आई की व्याख्या नहीं करता है। सी होल कथन आई सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। डी होल कथन आई गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर ए, कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई की व्याख्या करता है। व्याख्या: कथन आई और 2 दोनों सही हैं। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को आपराधिक कार्यवाही से छूट देता है। यह अनुच्छेद 14 समानता का एक विशिष्ट अपवाद है। व्याख्या: चूंकि अनुच्छेद 14 पूर्ण नहीं है और इसमें संवैधानिक अपवाद जैसे 361 शामिल हैं, इसीलिए राष्ट्रपति को यह विशेष सुरक्षा प्राप्त है। विकल्प बी, सी और डी गलत हैं। Q68 भारतीय संविधान में एक मजबूत केंद्र के साथ भारतीय संघ की विशेषता कहां से ली गई है? ए, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। बी होल कनाडा का संविधान। सी होल ऑस्ट्रेलियाई संविधान। डी भारत सरकार अधिनियम 1935। उत्तर बी, कनाडा का संविधान। व्याख्या: विकल्प बी सही है। सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। विकल्प ए और यूएसए, कमजोर केंद्र वाली संघीय व्यवस्था। विकल्प सी, ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची। Q69 भारतीय संविधान का भाग 16, जो अनुसूचित जातियों SC, अनुसूचित जनजातियों ST और अन्य पिछड़ा वर्गों OBC से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ए होल पृथक्करण का सिद्धांत। बी अधिमान्य स्थिति का सिद्धांत। सी सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत। डी सुरक्षात्मक भेदभाव का सिद्धांत। उत्तर डी सुरक्षात्मक भेदभाव का सिद्धांत। व्याख्या: विकल्प डी सही है। सुरक्षात्मक भेदभाव प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ है कि ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को बराबरी पर लाने के लिए उनके पक्ष में विशेष प्रावधान जैसे आरक्षण करना। विकल्प ए, बी और सी अन्य कानूनी सिद्धांतों से संबंधित हैं, जिनका इस सामाजिक न्याय प्रावधान से सीधा संबंध नहीं है। Would you like me to continue with the remaining questions? Q70 हाल ही में हुए एक अध्ययन में दावा किया गया है कि शीशे के संपर्क में आने से दुनिया भर में लाखों लोगों की सेहत खराब हुई है और पेट्रोल से शीशे को हटाना एक वैश्विक उपलब्धि है। इस संदर्भ में शीशे के प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. बेबेसियोसिस एक ऐसा रोग है जो मुख्य रूप से बच्चों में सीसा विषाक्तता के अधिक संपर्क के कारण होता है। 2. सीसा विषाक्तता के संपर्क में आने वाली गर्भवती महिलाएं अपने गर्भ में पल रहे भ्रूण में भी इसे संचारित कर देती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है?
एक होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर बी होल केवल 2। व्याख्या: कथन एक गलत है। बेबेसियोसिस एक परजीवी रोग है जो टिक्स के काटने से फैलता है। इसका सीसा विषाक्तता से कोई संबंध नहीं है। कथन 2 सही है। गर्भवती महिलाओं के शरीर में मौजूद सीसा प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण तक पहुंच सकता है, जो बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। विकल्प ए और सी गलत हैं, क्योंकि कथन 1 असत्य है। विकल्प डी गलत है, क्योंकि कथन 2 सत्य है। Q71 भारत में ब्रिटिश शासन के तहत अधिनियमित 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसने पोर्टफोलियो प्रणाली को औपचारिक मान्यता दी, जिसे वायसराय कैनिंग द्वारा शुरू किया गया था। 2. इसने भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की। 3. इसमें पहली बार प्रावधान किया गया कि वायसराय कुछ भारतीयों को अपनी विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? एक होल केवल 2b, केवल 1 और 2c, केवल 1 और 3, d 1, 2 और 3। उत्तर सी केवल 1 और 3। व्याख्या: कथन 1 सही है। लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया था, जिसे 1861 के एक्ट ने मान्यता दी। कथन 2 गलत है। 15 सदस्यीय परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा की गई थी। कथन 3 सही है। इस एक्ट के तहत राजा बनारस, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को पहली बार नामित किया गया था। विकल्प ए, बी और डी गलत हैं, क्योंकि वे कथन 2 को सही मानते हैं। Q72 भारतीय संघीय प्रणाली के संदर्भ में द्वैध राज व्यवस्था शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए सबसे उपयुक्त है? ए. संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। बी. न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का पृथक्करण। सी होल केंद्र और राज्य सरकारों का अस्तित्व। डी होल राज्य के संवैधानिक प्रमुख और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की भूमिका। उत्तर सी होल केंद्र और राज्य सरकारों का अस्तित्व। व्याख्या: विकल्प सी सही है। द्वैध राज व्यवस्था ड्यूअल पॉलिटी का अर्थ है कि संविधान द्वारा केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर स्वायत्त सरकारों का प्रावधान किया गया है। विकल्प ए, बी और डी संघीय व्यवस्था की अन्य विशेषताएं तो हैं, लेकिन द्वैध राज व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ 2 स्तरों पर शासन के अस्तित्व से है। Q73 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या दिल्ली विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 10% निर्धारित है। 2. दिल्ली सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह पर उपराज्यपाल द्वारा की जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? एक होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर ए केवल 1। व्याख्या: कथन 1 सही है। अनुच्छेद 239 AA के अनुसार दिल्ली की मंत्रिपरिषद की संख्या कुल विधानसभा सीटों 70 का 10% यानी अधिकतम 7 हो सकती है। कथन 2 गलत है। दिल्ली के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री की सलाह पर उपराज्यपाल द्वारा नहीं। विकल्प बी और सी गलत हैं, क्योंकि नियुक्ति राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है। Q74 भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों पर विचार करें। 1. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। 2. लक्षद्वीप। 3. दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। 4. चंडीगढ़। वर्तमान में उपर्युक्त में से किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुसार शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम बना सकते हैं? ए. हॉल केवल 1 और 3, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। उत्तर बी केवल 1, 2 और 3। व्याख्या: कथन 1, 2 और 3 सही हैं। अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन दीव तथा पुडुचेरी जब विधानसभा भंग हो के लिए नियम बना सकते हैं। कथन 4 गलत है। चंडीगढ़ के लिए राष्ट्रपति के पास ऐसी सीधी विनियमन रेगुलेशन शक्तियां नहीं हैं। विकल्प ए, सी और डी गलत हैं, क्योंकि वे या तो चंडीगढ़ को शामिल करते हैं या लक्षद्वीप को छोड़ रहे हैं। Q75 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाल ही में समाचार में देखे गए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए. हॉल यह एक शुल्क संरचना है जहां इनपुट पर तैयार उत्पादों की तुलना में अधिक दर से कर लगाया जाता है। बी. हॉल यह एक शुल्क संरचना है जो उत्पादकों को इनपुट पर भुगतान किए गए करों की भरपाई करने की अनुमति देती है।
ये एक शुल्क संरचना है जिसमें निर्यात पर कर माफ कर दिया जाता है, लेकिन आयातित वस्तुओं पर नहीं। डी बोनचोहॉल। इसमें मुख्य रूप से घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए आयात को हतोत्साहित करने हेतु उच्च आयात शुल्क लगाया जाता है। उत्तर: ये एक शुल्क संरचना है जहां इनपुट पर तैयार उत्पादों की तुलना में अधिक दर से कर लगाया जाता है। व्याख्या: विकल्प ए सही है। जब कच्चे माल इनपुट पर टैक्स की दर तैयार माल फिनिश्ड गुड से ज्यादा होती है तो उसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं, जिससे घरेलू उत्पादकों का नुकसान होता है। विकल्प बी, सी और डी अन्य कर प्रावधानों या सुरक्षात्मक शुल्कों से संबंधित हैं। Q76 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में संघ और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूर्ण विश्वास और मान्यता दी जाएगी। 2. भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में सिविल न्यायालयों द्वारा दिए गए अंतिम निर्णय या आदेश कानून के अनुसार उस राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी निष्पादित किए जा सकेंगे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल ना, तो एक और ना ही 2। उत्तर: सी होल 1 और 2 दोनों। व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। अनुच्छेद 261 के तहत पूर्ण विश्वास और ऋण, फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज, यह सुनिश्चित करता है कि एक राज्य के न्यायिक आदेशों और सार्वजनिक अभिलेखों का सम्मान पूरे भारत में हो। विकल्प ए और बी अपूर्ण है, क्योंकि दोनों कथन संवैधानिक प्रावधानों के अक्षरशः अनुरूप हैं। Q77 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई: भारत की संविधान सभा में भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व था। कथन 2: संविधान सभा के सदस्यों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे चुना गया था। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. फुल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई की व्याख्या करता है। बी. कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन आई की व्याख्या नहीं करता है। सी होल कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी होल कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर सी. कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। व्याख्या: कथन आई सही है, यद्यपि चुनाव प्रत्यक्ष नहीं थे, लेकिन विभिन्न समुदायों हिंदू, मुस्लिम, सिख, SC/ST का पर्याप्त प्रतिनिधित्व था। कथन 2 गलत है, संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया था, न कि प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा। विकल्प ए, बी और डी गलत हैं, क्योंकि वे कथन 2 को सही मानते हैं। Q78 पूर्वोत्तर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसमें भारत के 7 राज्य शामिल हैं। 2. यह क्षेत्र में सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदस्य राज्यों द्वारा उठाए गए उपायों की समीक्षा करता है। 3. इसकी अध्यक्षता पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री करते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। उत्तर ए केवल 1। व्याख्या: कथन 2 सही है। परिषद सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के मुद्दों पर राज्यों के कार्यों की समीक्षा और समन्वय करती है। कथन 1 गलत है, इसमें 8 राज्य शामिल हैं, 7 बहनें जोड़ सिक्किम। सिक्किम को 2002 में जोड़ा गया था। कथन 3 गलत है, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, न कि पूर्वोत्तर विकास मंत्री। विकल्प बी, सी और डी गलत हैं क्योंकि केवल दूसरा बिंदु सत्य है। Q79 1946 में भारत की संविधान सभा के चुनावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 1946 में भारतीय संविधान सभा के चुनावों में कोई भी सीट नहीं जीती। 2. संविधान सभा के चुनावों में मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या में सीटें जीतीं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? एक होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर बी होल केवल 2। व्याख्या: कथन 1 गलत है, कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 सीट जीती थी, अन्य छोटी पार्टियों और निर्दलीयों ने भी सीटें जीती थीं। कथन 2 सही है, कांग्रेस ने 208 और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थीं, जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या थी। विकल्प ए और सी गलत हैं क्योंकि वे मानते हैं कि कम्युनिस्टों ने एक भी सीट नहीं जीती। Q80 परमाणु ईंधन एनील एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए थोरियम और यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी पदार्थों के संयोजन का उपयोग करता है। 2. इसे भारत में मौजूदा दाबिक भारी जल रिएक्टरों PHWR में कुशलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है। 3. यह पारंपरिक परमाणु ईंधन की तुलना में अधिक कुशलता से जलता है और कम मात्रा में परमाणु अपशिष्ट उत्पन्न करता है।
उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं ए होल केवल 1 और 3b केवल 2 और 3c केवल 3d 1, 2 और 3। उत्तर d 1, 2 और 3। व्याख्या: कथन 1, 2 और 3 सभी सही हैं। अनील एक नया परमाणु ईंधन है जो थोरियम और कम समृद्ध यूरेनियम Lu का मिश्रण है। इसे विशेष रूप से मौजूदा PHWR रिएक्टरों के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह पारंपरिक ईंधन से अधिक स्वच्छ और कुशल है। विकल्प A, B और C अपूर्ण है क्योंकि सभी तीनों बिंदु तकनीकी रूप से सही हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगले पृष्ठों के साथ जारी रखूं? Q81 भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. दिल्ली और पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सभी सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। 2. भारत के संविधान के अनुसार सभी केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में कुल अधिकतम प्रतिनिधित्व 20 है। 3. दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? बट हैं ए खोल केवल 1, बी खोल केवल 1 और 2, सी खोल केवल 2 और 3d केवल 3। उत्तर डी केवल 3। व्याख्या: कथन 1 गलत है। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सभी सदस्य नामित सहित नहीं। कथन 2 गलत है। मूल संविधान के अनुसार ये संख्या 20 थी, लेकिन वर्तमान में ये अधिकतम 25 तक हो सकती है, 31वें संशोधन और बाद के बदलावों के बाद। कथन 3 सही है। दिल्ली में वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है, जबकि अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया गया है। विकल्प A, B और C गलत हैं, क्योंकि वे कथन 1 या 2 को सही मानते हैं। Q82 निम्नलिखित में से किस स्थिति में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं? जब विधानमंडल -1 अवकाश में हो, 2 विघटन में हो, 3 निलंबन में हो। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A केवल 1, B केवल 1 और 2C केवल 2 और 3D 1, 2 और 3। उत्तर A केवल 1। व्याख्या: कथन 1 सही है। उपराज्यपाल अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब विधानमंडल सत्र में न हो अवकाश। कथन 2 और 3 गलत हैं। यदि विधानमंडल को विघटित या निलंबित कर दिया गया है तो उपराज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। विकल्प B, C और D गलत हैं, क्योंकि अध्यादेश की शक्ति केवल विधायी अंतराल के लिए है, न कि विधायी अस्तित्व समाप्त होने पर। Q83 भारत के संविधान के संघीय ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन I संविधान का अनुच्छेद 371 भारतीय संघवाद को कुछ हद तक असम्मित संघवाद की ओर झुकाता है। कथन 2 संविधान का अनुच्छेद 371 भारत के कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान और अद्वितीय शक्तियां प्रदान करता है। उपर्युक्त कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? A कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन I की व्याख्या करता है। B कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन I की व्याख्या नहीं करता है। C कथन I सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। D कथन I गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर A कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन I की व्याख्या करता है। व्याख्या: कथन I और 2 दोनों सही हैं। अनुच्छेद 371 A से J कुछ राज्यों जैसे नागालैंड, मिजोरम को विशेष दर्जा देता है। असममित संघवाद एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का अर्थ ही ये है कि संघ के सभी राज्यों के पास समान शक्तियां नहीं हैं। व्याख्या: चूंकि ये अनुच्छेद विशिष्ट राज्यों को अद्वितीय शक्तियां देते हैं, इसीलिए भारतीय संघवाद असममित स्वरूप ग्रहण करता है। विकल्प B, C और D गलत हैं। Q84 भारत में निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश यूटी को आसन्न राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रखने के लिए अधिकृत है? A खोल संसद, B राष्ट्रपति, C उपराज्यपाल, D प्रधानमंत्री। उत्तर A संसद। व्याख्या: विकल्प A सही है। अनुच्छेद 230 के तहत केवल संसद कानून बनाकर किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है या उसे किसी राज्य के उच्च न्यायालय से हटा सकती है। विकल्प B, C और D गलत हैं, क्योंकि ये विशुद्ध रूप से विधायी शक्ति है। Q85 भारत में दूरसंचार अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अधिनियम के अनुसार सेवा प्रदाताओं के लिए अपने दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार से पूर्व प्राधिकरण अनिवार्य है। 2. अधिनियम मौसम पूर्वानुमान सहित सभी उद्देश्यों के लिए नीलामी के माध्यम से दूरसंचार स्पेक्ट्रम के आवंटन को अनिवार्य बनाता है।
3. अपराधों को भड़काने से रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों को अवरुद्ध किया जा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए. होल केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर बी केवल 1 और 3। व्याख्या: कथन एक सही है। नया अधिनियम किसी भी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क स्थापित करने के लिए सरकारी प्राधिकरण ऑथोराइजेशन अनिवार्य करता है। कथन 2 गलत है। अधिनियम में कुछ विशिष्ट गैर व्यावसायिक और सार्वजनिक उद्देश्यों जैसे मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन के लिए स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन बिना नीलामी करने का प्रावधान है। कथन 3 सही है। लोक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में संदेशों के अवरोधन इंटरसेप्शन की शक्ति सरकार के पास है। विकल्प ए, सी और डी गलत हैं क्योंकि कथन 2 नीलामी की अनिवार्यता को लेकर बहुत सामान्यीकरण करता है। Q86 भारत में नए राज्यों के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत के किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाने की मांग करने वाला विधेयक भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। 2. भारत के किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाने की मांग करने वाले विधेयक को भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानमंडल को भेजा जाएगा। 3. राष्ट्रपति भारत के उस राज्य से क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाने की मांग करने वाले विधेयक के संबंध में संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा की गई सिफारिश से बाध्य हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? ए. होल केवल 1, बी. होल केवल 2, सी. होल सभी 3, डी. होल कोई नहीं। उत्तर बी. होल केवल 2। व्याख्या: कथन 1 सही है। अनुच्छेद 3 के तहत ऐसे विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। कथन 2 सही है। राष्ट्रपति को विधेयक पेश करने से पहले संबंधित राज्य की राय जानने के लिए उसे राज्य विधानमंडल को भेजना होता है। कथन 3 गलत है। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। वे उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। विकल्प ए और सी गलत हैं क्योंकि केवल पहले 2 कथन सत्य हैं। Q87 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई, राज्य को देश के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के प्रवेश के संबंध में विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। कथन 2, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य को केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव करने से रोकता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. होलो कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई की सही व्याख्या है। बी. कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 2 कथन आई की सही व्याख्या नहीं है। सी. होलो कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी. होलो कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर डी. कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। व्याख्या: कथन आई गलत है। राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार तो है लेकिन इसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को शामिल नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15(5) किसी भी शब्द इसे गलत बनाता है। कथन 2 सही है। अनुच्छेद 15(1) स्पष्ट रूप से केवल इन 5 आधारों पर भेदभाव का निषेध करता है। विकल्प ए, बी और सी गलत हैं क्योंकि कथन आई में तकनीकी त्रुटि है। Q88 नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय सांविधिक आयोग साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें कितनी सिफारिशें थीं? 1. प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन। 2. ब्रिटिश भारत और रियासतों के संघ की स्थापना। 3. सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की निरंतरता। 4. भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस। भारतीय सांविधिक आयोग ने 1930 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में उपरोक्त में से कितनी सिफारिशें की थीं? ए. होल केवल 1, बी. होल केवल 2, सी. होल केवल 3, डी. होल सभी 4। उत्तर सी. केवल 3। व्याख्या: सिफारिश 1, 2 और 3 सही है। साइमन कमीशन ने द्वैध शासन खत्म करने, संघ बनाने और सांप्रदायिक निर्वाचन जारी रखने का सुझाव दिया था। सिफारिश 4 गलत है। आयोग ने डोमिनियन स्टेटस की स्पष्ट सिफारिश नहीं की थी जिससे भारतीय नेता असंतुष्ट थे। विकल्प ए, बी और डी गलत हैं क्योंकि 4 में से 3 बिंदु सही हैं। Q89 ब्रिटिश भारत में विभिन्न अधिनियमों, कानूनों और उनके प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अधिनियम, कानून की स्थापना का प्रावधान। 1. भारतीय परिषद अधिनियम 1892। संघीय न्यायालय। 2. भारतीय परिषद अधिनियम 1909। रेलवे बोर्ड। 3. भारत सरकार अधिनियम 1919। लोक सेवा आयोग। उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए. होल केवल 1, बी. होल केवल 2,
सी होल सभी तीन, डी होल कोई नहीं। उत्तर ए केवल एक। व्याख्या। युग्म एक गलत है। संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना 1935 के अधिनियम द्वारा हुई थी। युग्म दो गलत है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी, जिसका 1909 के अधिनियम से सीधा संबंध नहीं था। युग्म तीन सही है। 1919 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत 1926 में लोक सेवा आयोग ली आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया। विकल्प बी और सी गलत हैं, क्योंकि केवल तीसरा युग्म मेल खाता है। वुड यू लाइक मी टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पेज? Q90 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स VDA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. VDA का तात्पर्य डिजिटल रूप से लेन देन और संग्रहीत संपत्तियों जैसे विदेशी मुद्राओं से है। 2. अपनी भौतिक उपस्थिति के बावजूद भारत में VDA सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों को वित्तीय खुफिया इकाई भारत FIUIND के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा। 3. VDA के लेन देन को धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के तहत विनियमित किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? ए होल केवल एक, बी होल केवल दो, सी होल सभी तीन, डी होल कोई नहीं। उत्तर बी होल केवल दो। व्याख्या। कथन एक गलत है। आयकर अधिनियम के अनुसार VDA में क्रिप्टो संपत्ति और NFT शामिल हैं, लेकिन इसमें विदेशी मुद्रा या कागजी मुद्रा शामिल नहीं है। कथन दो सही है। भारत में संचालित होने वाले सभी VDA सेवा प्रदाताओं, जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए FIUIND के साथ पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। कथन तीन सही है। मार्च 2023 से VDA से संबंधित गतिविधियों को PMLA 2002 के दायरे में लाया गया है। विकल्प ए, सी और डी गलत हैं, क्योंकि कथन एक असत्य है। Q91 धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल और धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, पश्चिमी मॉडल धर्म और राज्य को अलग करता है, जबकि भारतीय मॉडल में राज्य धर्म में बुराइयों को खत्म करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। 2. पश्चिमी मॉडल सभी धर्मों के साथ बिना किसी सहायता या कराधान के उदासीन व्यवहार करता है, जबकि भारतीय मॉडल बिना किसी भेदभाव के धार्मिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों, डी होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर सी होल 1 और 2 दोनों। व्याख्या। कथन एक सही है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव पर आधारित है, जबकि भारतीय मॉडल सैद्धांतिक दूरी पर आधारित है, जहां राज्य सुधार जैसे छुआछूत का अंत के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। कथन दो सही है। भारतीय संविधान के तहत राज्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान चलाने के लिए सहायता दे सकता है, जबकि पश्चिमी मॉडल में राज्य धर्म से पूरी तरह उदासीन रहता है। विकल्प ए, बी और डी अपूर्ण हैं। Q92 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लोकतांत्रिक सरकार को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? ए, प्रत्यक्ष चुनावों के माध्यम से गठित सरकार। बी, वो सरकार जहां राज्य का मुखिया लोगों द्वारा चुना जाता है। सी, वो सरकार जो अपने कार्यों की व्याख्या करती है और लोगों को अपने निर्णयों का बचाव करती है। डी, होल लिखित संविधान के माध्यम से नागरिकों पर शासन करने वाली सरकार। उत्तर सी, वह सरकार जो अपने कार्यों की व्याख्या करती है और लोगों को अपने निर्णयों का बचाव करती है। व्याख्या। विकल्प सी सही है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी है। एक लोकतांत्रिक सरकार को अपने निर्णयों के लिए जनता को उत्तर देना होता है। विकल्प ए और बी लोकतंत्र के प्रकार प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या गणतंत्र की परिभाषा हो सकते हैं, लेकिन व्यापक परिभाषा विकल्प सी में है। विकल्प डी केवल संविधानवाद को दर्शाता है, जो गैर लोकतांत्रिक भी हो सकता है। Q93 उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. इसने भारत के समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य की स्थापना का प्रावधान किया। 2. इसने विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए योगदान देने का प्रावधान किया। 3. इसने भारत के लोगों को वाक, अभिव्यक्ति और संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की। 4. भारत के क्षेत्र में ब्रिटिश भारत, भारतीय राज्य और वे क्षेत्र शामिल होंगे जो भारत से बाहर हैं लेकिन भारत में शामिल होने के इच्छुक हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 3 और 4, सी केवल 2, 3 और 4, डी केवल 4। उत्तर सी केवल 2, 3 और 4। व्याख्या। कथन एक गलत है। मूल उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल नहीं थे, इन्हें बाद में प्रस्तावना में जोड़ा गया। कथन 2, 3 और 4 सही हैं।
प्रस्ताव में वैश्विक शांति, मौलिक स्वतंत्रताएं और संघ के क्षेत्रीय विस्तार की बात की गई थी। विकल्प ए, बी और डी गलत हैं क्योंकि उनमें कथन 1 को सही माना गया है। Q94 भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने कुछ गैर सरकारी सीटों को भरने में चुनाव के उपयोग के लिए एक सीमित और अप्रत्यक्ष प्रावधान किया। 2. भारत सरकार अधिनियम 1909 ने पहली बार देश में द्विसदनीयता और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। 3. भारत सरकार अधिनियम 1919 ने वायसराय और राज्यपालों की कार्यकारी परिषदों के साथ भारतीयों के जुड़ाव का प्रावधान किया। 4. भारत सरकार अधिनियम 1919 ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार भी दिया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 4, डी केवल 3 और 4। उत्तर सी केवल 1 और 4। व्याख्या: कथन 1 सही है। 1892 के एक्ट में नामांकन की प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव का एक अप्रत्यक्ष तत्व पेश किया गया था। कथन 2 गलत है। द्विसदनीयता और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत 1919 के अधिनियम द्वारा की गई थी। कथन 3 गलत है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति 1909 के अधिनियम से हुई थी। कथन 4 सही है। 1919 के एक्ट ने पहली बार संपत्ति और शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार दिया। विकल्प ए, बी और डी गलत हैं। Q95 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक्सपोसैट मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये चमकीले खगोलीय एक्स-रे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित पोलरीमेट्री मिशन है। 2. ये ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों जैसी खगोलीय घटनाओं की बेहतर समझ में योगदान देगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों, डी होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर सी होल 1 और 2 दोनों। व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। एक्सपोसैट मिशन को विशेष रूप से आकाशीय स्रोतों से एक्स-रे उत्सर्जन के ध्रुवीकरण पोलराइजेशन को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, जो ब्लैक होल और पल्सर के अध्ययन में मदद करेगा। विकल्प ए और बी अपूर्ण हैं। Q96 भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार हैं। 1. प्रकृति में पवित्र। 2. कानून की अदालत में न्यायोचित। 3. पूर्णतः नहीं किंतु योग्य। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। उत्तर बी होल केवल 2। व्याख्या: कथन 2 सही है। मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय एनफोर्सेबल हैं, उल्लंघन होने पर अदालत जाया जा सकता है। कथन 3 सही है। ये पूर्ण एब्सोल्यूट नहीं है, इन पर राज्य द्वारा उचित प्रतिबंध क्वालिफाइड लगाए जा सकते हैं। कथन 1 तकनीकी रूप से गलत है। पवित्र सैक्रोसैंक्ट शब्द का प्रयोग अक्सर किया जाता है, लेकिन संवैधानिक रूप से इन्हें संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, अतः ये अपरिवर्तनीय या पूर्णतः पवित्र नहीं है। विकल्प ए, सी और डी गलत हैं। Q97 भारत के संविधान और भारत सरकार अधिनियम 1935 के बीच तुलना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लिखित निर्देशों के साधन से मिलते जुलते हैं। 2. 1935 के भारत सरकार अधिनियम और भारतीय संविधान दोनों ने संघीय विधायिका को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की। 3. भारतीय संविधान द्वारा 1935 के भारत सरकार अधिनियम से एक एकीकृत और एकल न्यायिक प्रणाली को अपनाया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी होल केवल 2 और 3, डी केवल 3। उत्तर डी केवल 3। व्याख्या: कथन 1 गलत है। निर्देशों के साधन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आधुनिक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों DPSP से मिलते जुलते हैं, मौलिक कर्तव्यों से नहीं। कथन 2 गलत है। 1935 के एक्ट में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास थीं, जबकि वर्तमान संविधान में ये संसद के पास हैं। कथन 3 सही है। एकीकृत न्यायपालिका की संरचना 1935 के अधिनियम की विरासत है। विकल्प ए, बी और सी गलत हैं। Q98 निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वतंत्रता पूर्व अवधि के दौरान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का समर्थन किया था? 1. भारतीय संविधान विधेयक 1895। 2. नेहरू रिपोर्ट 1928। 3. सप्रू रिपोर्ट 1945। 4. भारत सरकार अधिनियम 1919। 5. लखनऊ समझौता 1916। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।
ए केवल 3, 4 और 5, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 2, 3 और 4, डी केवल 1, 2 और 3। उत्तर डी केवल 1, 2 और 3। व्याख्या। बिंदु 1, 2 और 3 सही हैं। स्वराज विधेयक 1895, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 और सप्रू समिति 1945 तीनों ने वयस्क मताधिकार की मांग की थी। बिंदु 4 गलत है। 1919 के एक्ट ने बहुत ही सीमित मताधिकार दिया था। बिंदु 5 गलत है। लखनऊ समझौते ने सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की थी, सार्वभौमिक मताधिकार की नहीं। विकल्प ए, बी और सी गलत हैं। Q99 भारतीय संसद में प्रस्तुत विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ऐसा विधेयक जो राज्यों के हित में कोई कर या शुल्क लगाता है या उसमें परिवर्तन करता है। 2. एक विधेयक जो भारतीय आयकर से संबंधित अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए परिभाषित कृषि आय अभिव्यक्ति के अर्थ में परिवर्तन करता है। 3. एक विधेयक जो उन सिद्धांतों को प्रभावित करता है जिनके आधार पर राज्यों को धन वितरित किया जा सकता है। 4. ऐसा विधेयक जो संघ सरकार के प्रयोजनों के लिए कोई अधिभार लगाता हो। उपर्युक्त में से कितने विधेयक केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में पेश किए जा सकते हैं। ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। उत्तर डी सभी 4। व्याख्या। अनुच्छेद 274 के अनुसार ऐसे सभी विधेयक जो राज्यों के वित्तीय हितों को प्रभावित करते हैं या कृषि आय की परिभाषा बदलते हैं, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना पेश नहीं किए जा सकते। साथ ही अनुच्छेद 117 के तहत धन विधेयकों, अधिभार आदि के लिए भी सिफारिश आवश्यक है। विकल्प ए, बी और सी अपूर्ण हैं। Q100 वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन ऑफ WCA योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस योजना में शामिल होना राष्ट्रों के लिए स्वैच्छिक है। 2. इस योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त शहर रामसर लघु अनुदान निधि SGF से वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। 3. फिलहाल भारत का कोई भी शहर इस योजना का हिस्सा नहीं है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं। ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। उत्तर बी होल केवल 2। व्याख्या। कथन 1 सही है, ये एक स्वैच्छिक प्रमाणन योजना है। कथन 3 सही है। वर्तमान जानकारी के अनुसार भारत ने इंदौर, भोपाल और उदयपुर जैसे शहरों को नामांकित किया है, लेकिन अभी तक किसी को आधिकारिक रूप से यह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। यह प्रक्रियाधीन है। कथन 2 गलत है। WCA मुख्य रूप से एक मान्यता अक्रेडिटेशन है। ये स्वतः वित्तीय अनुदान या SGF निधि की पात्रता की गारंटी नहीं देता। विकल्प ए, सी और डी गलत हैं। मैंने सभी 100 प्रश्नों के उत्तर और